वसीयतनामा। राजप्रसाद जैसा लक्ष्मी निवास आज उदास दिखाई पड़ रहा था। राज ग्रुप की चेयरपर्सन 75 वर्षीय राजलक्ष्मी जी के गोलक गमन के बाद से विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उनकी मुख्य सेविका दुर्गा देवी की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखों के पपोटे स्पष्ट कह रहे थे कि वह रात भर आंसू बहाती रही हैं, परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह की और कमलराज सिंह की नज़रों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। जयराज ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। स्थित विसर्जन के लिए वह स्वयं हरिद्वार भी गए थे। जयराज सिंह के मन में अपार संतोष था कि सब कुछ और शांति से संपन्न हो गया था। यद्यपि कि अभी भी शोक संपन्न परिवार में अति अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य के मन में अज्ञात भय था, घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी आज माजी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से स्वर्णलता जीजी का माजी के पास आना जाना ज़्यादा बढ़ गया था। यह अधिकतर माजी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में गहन विचार मंत्रणा करती रहती थी। बड़ी बहू सुमंगला और छोटी बहू राजेश्वरी से उन लोगों के बीच बार बार की आपसी मुलाकात के साथ उन दोनों के बीच होने वाली राय बस विशेष रूप से वह भी फुसफुसाहट में राजेश्वरी को चिंता में डाल दिया था। यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा था। सुमंगला जो शांत और संतोषी थी, उनका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसलिए उनको दखल अंदाजी देने का कोई हक बिल्कुल भी नहीं बनता, परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची राजेश्वरी उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सास राजलक्ष्मी से मीठी मीठी बातें भी करती रहती। शायद माजी के मुंह से किसी क्षण उसके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए, परंतु शाम दाम दंड भेद के बावजूद वह कुछ भी जानने में विफल रही थी। वह मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई से जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन राजलक्ष्मी राज का हृदयघात से स्वर्गवास हो गया था। राजलक्ष्मी देवी कुछ महीनों तक तो शोक संपन्न होकर मौन बनी रही, परंतु फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देख उन्होंने अपने शोक को तिलांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गई और कारोबार के निर्णय स्वयं ही लेने लगी। उनके कुशल निर्देश सन में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। राज ग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे जयराज और कमलराज मां के अधीन पहले की तरह ही काम करते रहे। राजलक्ष्मी जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान भी रखा था, इसलिए माँ जी से किसी को कोई भी शिकायत बिल्कुल भी नहीं थी। सुमंगला, ये तुम्हारे लिए डायमंड का सेट, डिज़ाइन पसंद ना हो तो रमेश जी को फ़ोन कर देना। माँ जी, ये बहुत सुंदर है। सुमंगला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजेश्वरी, आप यूरोप जाने के बाद कर रही थी। ये आप दोनों के लिए यूरोप की ट्रिप की टिकट है। 20 दिनों की बुकिंग है। मैंने कमल को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। राजेश्वरी खुश होकर बोली, माँ जी, आप सबके मन की बात कैसे जान लेती हैं? उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी को जाहिर की थी। जय का बेटा यूएस में पढ़ाई कर रहा था तो बेटी यूएस में एमबीए कर रही थी। कमल के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। राजग्रुप की गणेशोत्सव और दीपावली की पार्टी का लोगों को इंतजार रहता था। जयराज तो
पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु कमलराज और राजेश्वरी दोनों हाथ से पैसे उड़ा रहे थे। कमल को रेसिंग का चस्का था, तो राजेश्वरी को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। जयराज ने जब भी कमल से होने वालों खर्चों के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा, तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने माजी से के सामने अपने दिल के गुबार को रखा तो उन्होंने कह दिया कि कमल के अंदर बचपना है, जरूरत पड़ने पर वह समझ जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। यद्यपि कि वह स्वयं भी उनकी हरकत से परेशान थी, क्योंकि वह उनकी भी नहीं सुनता था। स्वर्णलता देवी उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी। लक्ष्मण राय ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर रामेश्वर दयाल के बेटे रंजीत शाह से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह लालची लोगों के बीच फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वह उनकी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप पूरी करते रहे थे। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माजी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती। परंतु राजलक्ष्मी जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटे को हवा भी नहीं लगने दी थी, और वही वजह थी कि जयराज सिंह बहन के लालची स्वभाव के विषय में बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों स्वर्णलता जीजी यहीं पर रह रही थी और सुमंगला ने गौर किया था कि राजेश्वरी के साथ घुट घुट कर बातें हुआ करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं राजेश्वरी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वह मेहमानों की व्यवस्था में लगातार हमेशा ही व्यस्त रही थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खुलेगी सुमंगला भाभी? सुमंगला क्षण भर को अचकचा गई थी। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया था। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो माँ जी का सतलड़ा हार बहुत पसंद है। माँ जी ने कहा भी था कि आपको बहुत पसंद है तो आप ही ले लेना, मैं तिजोरी खोलूंगी तो आपको दे दूंगी। सुमंगला समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में यही कुछ तय हुआ होगा। वह राजेश्वरी की बात सुनने को उत्सुक थी, तभी वह बोली, जीजी, माँ जी जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहनी हुई थी। मैं एक दिन एल्बम देख रही थी तब देखा था, वह तो मैं माँ जी का ही पहने हुई थी। सुमंगला चौंकी थी। माँ जी के सतलड़ा हार कमल की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। वह चुपचाप जीजी की ओर देखने लगी थी। तभी राजेश्वरी बोली कि माँ जी ने तो मुझसे भी कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। ये सुनते ही जीजी बिगड़ गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दादी की निशानी के तौर पर दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों का जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती कहकर वह सुबक सुबक कर रोने लगी। सुमंगला उन्हें चुप करने में लग गई थी। तभी रंजीत, कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए कि क्या बात हो गई। जब जयराज को सब बात मालूम हुई तो वह बोले, चाबी किसके पास है? सुमंगला और राजेश्वरी दोनों ही उस जगह बार बार जाकर चाबी खोजती रहीं, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठी कि आखिर चाबी कहाँ गायब हो गई। तभी स्वर्णलता तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रखा है? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठकर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसको चाबी मिल गई थी। वह नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने चाबी जयराज की हथेली पर रखकर कहा, मेरा मन खराब हो गया है, जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब तुम दोनों मिलकर आपस में ये सब बांट लेना। कहते हुए वो कमरे से तेजी से बाहर निकली। जीजी की इस तरह की बातों और हरकतों को देखकर दोनों भाई सन्नाटे में आ गए और उनको
खुश करने के लिए जयराज ने आगे बढ़कर उनसे बोले, अब आप ही खोलिए, माँ जी के बाद आप ही घर की बड़ी हो। जय, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बंडल खड़ा हो गया। उसमें से मेहरानी हार, सतलरा और चंपाकली जैसे एक्टिंग जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब देखते ही सुमंगला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह थम से वहां सोफे पर बैठ गई थी। उनकी आंखें बंद अवश्य थी, लेकिन परंतु उनकी आंखों के सामने सास के पुश्तैनी जेवर, महारानी हार, सतलरा, चंपाकली, नगीने जरी, करधनी छिलमिली मिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर राजलक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उन्हें पहनाया था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। सुमंगला बड़कपन दिखाते हुए मौन थी, परंतु राजेश्वरी भला कब चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने स्वर्णलता हार पर शक जाहिर किया, परंतु वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने निकाल लिए होंगे। दोनों बहुएं ननद की चालाकी देख आश्चर्य से भर उठी थी। स्वर्णलता तीखी जुबान से बोली, माँ जी के जेवर दोनों ने मिलकर बांट कर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर रही हो। जाने माँ जी कैसी रहती थी, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। स्वर्णलता के आरोप के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खिंच गई थी। सबकी सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। राजेश्वरी कभी ननद को तो कभी चिठानी को शक की तरफ भरी निगाहों से देख रही थी। जयराज ने माहौल के तनाव को हल्का करते हुए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना। अब बात खत्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे माँ जी का वसीयतनामा पढ़ने के लिए। माँ जी की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। कमल का कहना था कि बंटवारे की क्या ज़रूरत है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारी से बचना चाहता था। दूसरे उनके 10 करोड़ रुपए इधर से निकालकर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई थी। अब वह उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बताता है, जिस वजह से माँ जी के सामने से दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील तुषार घोष आए और कागजों की जांच पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियाँ, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर्स आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके तीनों बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे। 91% शेयर राजलक्ष्मी जी के थे और 9% दोनों बेटे के बच्चों के नाम थे, इसलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। स्वर्णलता के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। यह एक कटु सत्य था कि धन या संपत्ति प्रॉपर्टी है तो वाद विवाद और मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना इसमें संभव है ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितना भी हो वह कम ही प्रतीत होता है। वकील साहब चले गए थे, परंतु जीजी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। मुखर्जी जी मौन थी, मानो मन ही मन वह कोई योजना बना रही थी। वह और रंजीत जी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए थे। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ भी नहीं हो पाता। कभी कमल नाराज होकर मीटिंग से चले जाते तो कभी स्वर्णलता नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। जयराज के बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास तो किया था जयराज ने, परंतु फिर भी वह भी तेज में बोले, ठीक है अब कोर्ट में ही तय होंगे।
कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे। कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उबर नहीं पाया था कि स्वर्णलता जीजी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि मां राजलक्ष्मी जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को स्वर्णलता और कुंवर रंजीत सिंह के नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिकाना हक स्वर्णलता देवी का ही होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि जीजी ने ऐसा क्यों किया। माँ जी ने कब ये वसीयतनामा तैयार करवाया, उन सबको हवा भी नहीं लगने दी। कमल का कहना था कि यह कुंवर रंजीत की खुराफाती दिमाग की उपज है। उन्होंने हम सबके खिलाफ साजिश जो रची है। सबके मन में शंका के बीच प्रफुल्लित होकर पूर्ण वृक्ष बन के लहरा उठे रहे थे। शांत जयराज भी भविष्य के प्रति शंकालु हो उठे थे, परंतु भीरू स्वभाव के जयराज ने स्वर्णलता देवी के समक्ष कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन लोगों के उम्र में बहुत अंतर था, काफ़ी अंतर था, इसलिए वह शांत रहे। कमलराज नाराजगी भरे स्वर में बोले, जीजी को तो पहले ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक ही नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माँ जी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। जयराज ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि कमल मामला यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा तो हम लोगों के हाथ से निकलकर वकीलों के दाव पेच में फंसकर उलझ कर रह जाएंगे, इसलिए जीजी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ही ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा उचित होगा। इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श और मंथना करते रहते, परंतु कोई उपाय उन्हें नहीं समझ आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में यह तय किया कि हम लोगों ने आपसी विवाद की भनक परिवार वालों के सिवा किसी और को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्द ही इस समस्या को सुलझा लेंगे, इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। शोकाकुल परिवार आकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपने को बेबस सा पा रहा था। सब और तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि जीजी ऐसा भी कर सकती हैं। क्या माँ जी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया था, या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण यह फर्जी जाल फैलाया था, जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानून के जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ धकेलने का प्रबंध कर दिया था। जयराज मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। उन्होंने जीजी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा जो था, और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी ही बनाकर रखी थी। पशुपेश और आपसी बातचीत में 1 महीना बीत चला था। जीजी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माँ जी सारी संपत्ति उनके नाम करके गई हैं, इसलिए दोनों भाइयों को उनके मातहत मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। गमगीन जयराज को गुरु निर्णयानंद के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। वह कमल को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरुजी के पास पहुँचे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माँ जी ने अचानक बिच्छुओं को नहीं सा पा रहे हो? इस संसार में आवागमन को शाश्वत सत्य है, उनसे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप हम लोगों की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। जीजी का कहना है कि वह दोनों मैनेजर की तरह उनके मातहत काम करेंगे और वह माँ जी की जगह मालकिन बनकर सिंहासनारूढ़ होंगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाए। परंतु सातिर जीजी संभवतः महाराज जी को अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि जब रानी साहिबा अपने स्थान पर स्वर्णलता को प्रतिष्ठित कर गई हैं, तो फिर
अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। जयराज ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए थे और अपने जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर उनके चरणों पर रख दी थी। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का तो स्वर ही नरम हो उठा। जय और कमल, तुम दोनों को तो मैंने गोद में खिलाया है, इसलिए तुम दोनों मेरे ही पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसी विवाद नहीं होंगे तो कहाँ पे होंगे। मैं स्वर्णलता देवी को समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। आगे प्रभु की इच्छा जो भी हो। दोनों भाई गुरुजी की बातों से आश्वस्त नहीं हुए थे, वरन उनकी बातों से मानसिक यंत्रणा हो ही गई थी। कमल को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु अब वह भी टूट रही थी। परंतु जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रखता है, वैसे उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद जीजी गुरुजी की बात मान जाए। जयराज अपने विवाद के बाद जितना छुपाने की कोशिश करते, जीजी उतना ही उसे उछाल रही थी। गुरुजी अपने लाव लश्वर के साथ आए। दोनों भाइयों ने उनकी सेवा भी जी जान लगाकर की थी। जीजी से बोले, बेटी आपस में वाद विवाद से क्या लाभ। परंतु वसीयतनामा की कॉपी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने स्वयं ही अपनी गद्दी राजकुरी को हस्तांतरित कर दी है तो फिर वाद विवाद का क्या प्रश्न है। और वह अपना तामझाम समेट कर चले गए। अब तो गुरुजी की सह पाकर स्वर्णलता ने वसीयतनामा के अनुसार माजी के ऑफिस में बैठकर फाइल मांगकर कामकाज देखना शुरू ही कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालकिन स्वर्णलता है। जयराज और कमल में मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्ग और गणमान्य लोगों को बुलाकर इसे सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर स्वर्णलता सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माजी की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। मेरे लिए तो जैसे मेरा अंशु वैसे ही जय और कमल। फिर झट वह सौदेबाजी पर उतर आए। कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहाँ पर सभी लोग रंगे सियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। कमल इतनी देर से चुपचाप सारा नाटक देख रहे। उनसे ना रहा गया, वह क्रोधित होकर आपे से बाहर उठे। जीजी 30% तो आपको वैसे ही मिल रहा था, लेकिन आपकी तो नीयत ही खराब है। आप तो समूची संपत्ति पर नाक की तरफ बैठना चाहती हैं। स्वर्णलता भला कब चुप रहने वाली थी। क्रोधित स्वर में बोली, कमल मैं जानती हूँ तेरे मुंह में किसने ये शब्द डाले हैं। मैं राजेश्वरी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वह कितनी लालची और चालाक परिवार की हैं। जय और सुमंगला ने कमल और राजेश्वरी को वहां से हटाकर अंदर कर दिया था। स्वर्णलता देवी बोली, जय आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। स्वर्णलता और रंजीत कुंवर ने माँ के ऑफिस में मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपने को मालिक बताकर फाइल मांगना कर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। जयराज और कमलराज को जीजी की हरकतें असहनीय लगी। उन्होंने एक बार फिर से जीजी के साथ समझौते की पहल की, परंतु जीजी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। जय को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा या जोर जबरदस्ती लिखाया गया या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवाकर या अपनी इच्छा अनुसार लिखवाया गया है। कमल का साला चंद्रेश शाह बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वह 1-2 पैसे में उनके हक में फैसला करवा देंगे। उनके अतिरिक्त देश के नामी वकीलों को इन मुकदमे के लिए बुलाया गया। चंद्रेश ने कमल को भी बहला रखा था कि 10 करोड़ वाली कंपनी को बंटवाने से बचा लेंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन गए थे और रोज के रोज नई नई चालें चल रहे थे। पूरे देश की मीडिया वसीयतनामा के पारिवारिक झमेले और झगड़े को
अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह दिखा रहे थे। स्वर्णलता के चेहरे पर शिकन नहीं थी, परंतु जयराज मीडिया के सामने आने में बहुत ही शर्म महसूस कर रहे थे। उन्हें शर्म महसूस होती थी। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि अर्जी दाखिल की गई थी। अब तो दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौने बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारे पर ही बयान देते और देना होता भी था। अब ना ही स्वर्णलता के हाथ में कुछ रह गया था और ना ही जयराज और कमल के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए। आधी आधी सारे हथकंडे अपनाए गए। चंद्रेश वकील ने वसीयतनामा फर्जी है सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाते वह सबूत और गवाह पेश किए। स्वर्णलता ने भी देश के नामी वकील को बुलाया था। उनकी दलीलें और गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। जय डिप्रेशन के शिकार बन गए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके जीवन की शांति, संपन्नता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से मंदर बाट में बंदर की पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था और वकीलों का घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया। स्वर्णलता और रंजीत तो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो जय और कमल जैसी मछलियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे, परंतु कोर्ट में उनकी चालबाजी अब काम नहीं आई। फैसला लंबित रहा। कंपनी और बिजनेस की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, बहुत ही बिगड़ चुकी थी। आपसी विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लुट गई थी और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों के बाद जय सबको विलकता छोड़कर इस दुनिया से चले गए और कमल आशा भरी नजरों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पर पता नहीं आगे क्या होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कोर्ट कचहरी से जितना हो सके उतना दूर रहें।